Okay, so this is chapter number 7, 12th class, dual nature of radiation and matter. And we are starting this side by side with the other chapters. So हम दिन में कर रहे हैं chapter number 1. In the evening we will be doing the second part of 12th class because इसको हम side by side कर सकते हैं. These chapters are very simple chapters. ये तुम्हें confuse नहीं करेंगे तुम्हारे chapter number 1, 2, 3, 4, 5 के साथ. That is why we are able to do these side by side. And the one which we are starting now is called dual nature. It's called dual nature of radiation and matter. So this is class chapter number 7. बहुत ही छोटा सा चैप्टर है. According to me, I think पूरे तुम्हारी 11th class और 12th class में पूरी physics, chemistry, mathematics में से जो सबसे छोटा चैप्टर हो सकता है that is this one, dual nature of radiation matter. And I think एक basic से introduction you guys already know about this. कि थोड़ी देर पहले तक, when I say थोड़ी देर पहले, what I mean is around 300-400 years back, तब तक हमें क्या लगता था कि ये जो दुनिया है हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था कि एक मैटर है. मैटर मतलब पार्टिकल नेचर. When I say particle nature, a particle has the ability to strike something and cause damage. A particle can strike something and cause damage. इसको मैं बोल रहा था ये particle nature या फिर ये matter. और दूसरा जो मेरा पार्ट था दुनिया का उसको मैंने बोला this is wave nature और radiation. For example, light radiation या फिर sound wave. So there were some things in life which behaved like waves. There were some things in life which behaved like particles. फिर धीरे धीरे we realized कि ये जो particles होते हैं ना वो भी थोड़ा थोड़ा waves की तरह behave करते हैं. Because कुछ particles हमने बाद में notice किया जैसे कि waves में diffraction होता है, polarization होता है, interference होता है. ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे chapter number 6 में. ये सारी चीजें जो waves में होती थी, particles में भी थोड़ी थोड़ी सी वो सारी चीजें होती हैं. इसका मतलब जो particles होते हैं वो भी थोड़े थोड़े से waves की तरह होते हैं. और जो waves होती हैं, जो radiation होती है, for example light waves, वो भी थोड़ा थोड़ा सा particles की तरह behave करते हैं. So ultimately we came to a conclusion that there is no such thing as matter and radiation. Matter has some part which is equal to radiation and radiation has some part which is just like matter. तो हमने बोला ये दुनिया को हम दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते. जो सारी चीजें हैं सब चीजों में डुअल नेचर है. बस डिफरेंस सिर्फ परसेंटेज का है. जो मेरे हाथ में ये पेन है अभी इसमें मैटर का जो नेचर है वो बहुत ज्यादा है और रेडिएशन का नेचर बहुत कम है. जो लाइट वेव अभी आ रही है मेरे ऊपर उसमें रेडिएशन का जो नेचर या फिर वेव का जो नेचर है वो बहुत ज्यादा है और मैटर का नेचर बहुत ज्यादा कम है. और ये सारी कहानी स्टार्ट हुई 1675. So in 1675 we had a scientist जिनका नाम था सर आइजैक न्यूटन. जैसे अभी अभी हमारा कोरोना वायरस हुआ था तो लॉकडाउन हो गया था. एक साल के लिए हम पूरा घरों में बैठे थे. इसी तरह से जब सर आइजैक न्यूटन काम कर रहे थे लंदन, ये इंग्लैंड से थे, ठीक है, केम्ब्रिज में इन्होंने पढ़ाई की अपनी फ्रॉम द किंगस्टन कॉलेज. वहां से इन्होंने अपनी पढ़ाई की और उस टाइम पे भी एक एपिडेमिक फैल गया था, एक पैंडेमिक था जिसका नाम था द ग्रेट प्लेग. प्रोबेबली तुमने सुना होगा. और वो जब ग्रेट प्लेग फैल गया था तब इतना बड़ा लॉकडाउन हुआ था कि फॉर ऑलमोस्ट अराउंड 3 to 4 years it was like a complete lockdown. And that lockdown was a serious lockdown. इसमें क्या हो रहा था जब पैंडेमिक फैल गया था तो कई जगह पे ऐसा हो गया था there were entire villages which got into this epidemic और पूरा का पूरा विलेज ऐसे डिस्ट्रॉय हो गया. तो उस टाइम पे न्यूटन सर अपना लॉकडाउन में थे. इनके पास बहुत ज्यादा टाइम था and that was the time when he was studying about light waves. और लाइट वेव्स को जब इन्होंने स्टडी किया तो न्यूटन ने देखा कि यार जो लाइट वेव्स होती है ना इनका जो नेचर होता है वो पार्टिकल नेचर होता है. और उस पार्टिकल को इन्होंने कुछ नाम भी दे दिया. उन्होंने बोला इट वुड बी अ कॉर्पस्क्यूल. कुछ नाम दिया था अजीब सा, ठीक है, मेरे को याद नहीं. तो वो पार्टिकल को लाइट के जो पार्टिकल होते हैं
न्यूटन ने बोला कि जो लाइट होती है वो पार्टिकल्स में आती है और उस पार्टिकल को उन्होंने नाम दे दिया। लेकिन इनके साथ साथ ही जब न्यूटन ये स्टडी कर रहे थे, सेम एरा में एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हुक। हमने नाम सुना होगा 11th क्लास में, हुक्स लॉ, इलास्टिसिटी, ऑल दीस थिंग्स। क्या तो दूसरे साइंटिस्ट थे हुक। तो हुक ने बोला कि यार ये पार्टिकल नेचर में होती है, जो लाइट होती है ना वो वेव की तरह, लाइट हैज अ वेव नेचर। तो दोनों में बहुत ही ज्यादा लड़ाई चल रही थी। न्यूटन बोले ये पार्टिकल की तरह होती है लाइट, हुक बोले ये वेव की तरह होती है लाइट। लेकिन उस टाइम पे ये जो न्यूटन भाई साहब थे इनका बहुत ज्यादा नाम था। तो उस टाइम पे ऐसा होता था कि जो चीज न्यूटन ने बोल दी मतलब सही है। तो लोगों ने मान लिया कि जो लाइट होती है इट हैज अ पार्टिकल नेचर। लेकिन कुछ साल बाद, अगले 100-200 साल तक इसके एक्सपेरिमेंट्स होते गए, एंड देन देयर वर मेनी साइंटिस्ट्स व्हिच केम इनटू पिक्चर एंड वन ऑफ देम वाज मैक्सवेल। तो इन लोगों ने बहुत सारी स्टडीज की और इन्होंने देखा कि ये जो लाइट है, लाइट बहुत सारी प्रॉपर्टीज शो करती है। फॉर एग्जांपल लाइट एक प्रॉपर्टी शो करती है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन का मतलब क्या है कि जब लाइट जा रही होती है, अगर लाइट के वे में मोड़ आ गया तो वो लाइट मुड़ जाएगी। हमेशा वेव की ऐसा नेचर शो करती है। फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा घर है मान, और ये तुम्हारे घर में एक विंडो। जब सन आता है सुबह सुबह, तो ऐसा तो नहीं है कि सन की लाइट सिर्फ यहीं पे पड़ती है। जब सुबह सुबह सन आ जाता है, ये पूरा इल्यूमिनेट हो जाता है ना, पूरा पूरा। मतलब कि लाइट ने क्या किया, लाइट मोड़ पे मुड़ गई, मतलब कि दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। तो मैक्सवेल ने स्टडी किया और मैक्सवेल ने देखा कि भाई लाइट में डिफ्रैक्शन हो रहा है, मतलब पक्का इसमें वेव नेचर है, वेव्स ही करती हैं ऐसे मुड़ने वाला काम। फिर और थोड़ी सी स्टडी की, उन्होंने देखा कि लाइट में क्या हो रहा है, पोलराइजेशन। ये भी वेव की क्वालिटी है। पोलराइजेशन का मतलब जैसे कि रेबैन के जब हम गॉगल्स मिल जाते हैं, ठीक है, ग्लासेस, तो वो बोलते हैं कि दिस इज अ कंप्लीट पोलरॉइड। पोलरॉइड का मतलब क्या है कि जब बहुत हाई इंटेंसिटी यूवी रेडिएशन सन से आ रही है, तो पोलरॉइड क्या करता है, उसकी इंटेंसिटी को 50% कर देता है, इंटेंसिटी को बहुत ज्यादा कम कर देता है, एंड दैट मटेरियल इज कॉल्ड अ पोलरॉइड। फिर और मैक्सवेल ने देखा कि यार ये डिफ्रैक्शन शो कर रहा है, पोलराइजेशन शो कर रहा है, और इंटरफेरेंस। ये सारी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 ऑप्टिक्स। साइंटिस्ट ने देखा, हुक ने देखा, मैक्सवेल ने देखा कि जो लाइट है वो सारी वेव नेचर वाली प्रॉपर्टीज को डिपिक्ट कर रही है। इसका मतलब लाइट शुड डेफिनेटली बी अ वेव। उस टाइम पे न्यूटन भाई साहब को सबने इग्नोर कर दिया, बोला कि भाई इन्होंने गलती से बोल दिया पार्टिकल है, ये पार्टिकल पार्टिकल नहीं है, वेव नेचर। So it was completely established that light is a wave. But then in 1905, we had a scientist called Albert Einstein. Naam suna hoga तुमने Albert Einstein? So he gave a very famous equation, E is equal to mc square, that energy of a particle can be equated as mass into speed of light whole square. Einstein भाई साहब ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, जिसमें उन्होंने देखा कि ये जो लाइट वेव्स हैं वो जब भी किसी मेटल के सरफेस पे आके गिरती है, लाइट वेव्स जब भी किसी मेटल के सरफेस पे आके गिरती हैं, वो लाइट वेव मेटल के सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन उखाड़ के लेके चली जाती है। अब ये तो यार बहुत ही ज्यादा पार्टिकल नेचर हो गया। कोई वेव ये काम नहीं कर सकती। वेव क्या करेगी, मोड़ आएगा तो बेंड हो जाएगी, या फिर आपस में इंटरफेयर कर लेगी, या फिर पोलराइजेशन कर लेगी। लेकिन दिस इज एन एक्सट्रीम पार्टिकल नेचर। एक मेटल का सरफेस है, उसके ऊपर से तुमने लाइट वेव को इंसिडेंट करा के वहां से इलेक्ट्रॉन तुम निकाल के लेके चले गए। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टिकल नेचर। और इसको स्टडी करने के बाद आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन ली जिसको हम बोलते हैं आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। और ये जो फिनोमिना है, द फिनोमिना, कि तुम लाइट को इंसिडेंट कराओ किसी मेटल सरफेस पे और वहां से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला जाएगा, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड फोटो, इलेक्ट्रिक।
जब आइंस्टाइन ने ये सारी स्टडीज की, तब वहां से लेके उसके बाद पक्का हो गया। आइंस्टाइन ने देखा कि ये जो है लाइट है, वो कभी कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, कभी कभी वेव की तरह भी बिहेव करती है। अब तुमने देखा लाइट को जब तुम मोड पे ले जाओगे तो लाइट मुड़ जाएगी, मतलब डिफ्रैक्शन शो कर रही है, मतलब वेव नेचर। इनकी बात ज्यादा गलत नहीं है, वेव नेचर भी शो कर रही है लाइट थोड़ा थोड़ा सा। लेकिन लाइट ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर दिया, मतलब लाइट ने पार्टिकल नेचर भी। तो आइंस्टाइन ने सोचा कि लाइट एक वेव से भी नहीं बनी हुई, पार्टिकल से भी नहीं बनी हुई, इट्स अ मिक्सचर ऑफ द टू थिंग्स। और उसको आइंस्टाइन ने बोला, लेट अस कॉल इट एज वेव पैकेट्स। लेट्स कॉल इट एज वेव पैकेट। बड़ा अजीब सा वर्ड है ये वेव पैकेट। वेव को तुमने पैकेट में बांध दिया। वेव तो ऐसी होती है, वेव तो ट्रैवल करती है, जैसे रिपल्स होते हैं ना पानी में। जब मान लो एक पॉन्ड है, तुमने वहां पे पत्थर फेंक दिया, तो वो जो रिपल्स बनते हैं उसको हम बोल रहे हैं वेव। और उसको तुम बांध नहीं सकते, कंप्लीट थिंग, उसको तुम किसी चीज में बांध नहीं सकते। लेकिन कभी कभी वो पार्टिकल नेचर भी शो कर देगा, तो हम बोलेंगे लाइट ट्रेवल्स इन वेव पैकेट्स। और इसी को आइंस्टाइन ने बोला, लेट अस कॉल दीस वेव पैकेट्स एज photons. These wave packets were called photons. Yep. So this was the entire study कि dual nature of light कहां से निकला। पहले न्यूटन ने बोला कि ये पार्टिकल की तरह, फिर उसके बाद हुक और मैक्सवेल ने बोला कि नहीं ये वेव की तरह, फिर उसके बाद आइंस्टाइन ने बोला कि हाँ यार ये शायद पार्टिकल की तरह भी और वेव की तरह भी है, ये दोनों नेचर शो कर सकता है। इसीलिए the name of the chapter is dual nature of radiation and matter. So, ये पूरी स्टोरी आई कहां से? From 1675 to 1905, a brief history about how we established this dual nature of radiation. Let's watch a very small video on this one, and then we'll continue. Einstein won the... Everybody knows Albert Einstein for his theory of relativity and the Nobel Prize he won for it. He also... What? I didn't win the Nobel Prize for relativity. I won it for explaining the photoelectric effect. Right, of course, sorry. Einstein won the Nobel Prize for his work on the photoelectric effect, which helped settle the age-old debate of what light is made of. So, what is it? Okay, let's rewind a little. Newton had thought light was made of particles, and his rival Hooke had thought it was a wave. And when technology advanced enough, some experiments proved Hooke was right. That proof, and Maxwell's equations describing light's behavior as a wave, made the debate die down, until the photoelectric effect was discovered. When light hits a cable next to another cable, electrons jump from one to the other. It was thought it happened because waves of light made atoms vibrate until they ejected an electron. But when it was measured carefully, a big contradiction was found. It only happened for light of some wavelengths. For others, no electrons jumped at all. Einstein was bewildered. The photoelectric effect should work regardless of the type of light. If light wasn't made of particles, and now it turned out that it couldn't be made of waves, what was it made of? After much reflection, he formulated a new hypothesis combining the two previous ones. What if light were made not of waves or particles, but of both? That is, what if light were made of wave packets? That concept, which we now call photons, allowed Einstein to write out equations that explain the photoelectric effect in 1905. This consolidated the idea that light can sometimes be described as a wave, sometimes as a particle, and sometimes as either. It was a revolutionary view, and it opened the field for quantum physics. Robert A. Millikan, an American experimental physicist, was unconvinced by Einstein's conclusions. So he set out to prove him wrong by carefully measuring the photoelectric effect. However, years later, Millikan ended up proving Einstein right, and they were both awarded the Nobel Prize in Physics. All right. This was how we established dual nature of radiation.
और अपना जो फर्स्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर में, दैट फर्स्ट टॉपिक इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक ऑब्जर्वेशन आइंस्टाइन ने की 1905 में, वो हम एग्जैक्टली देखेंगे कि व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशन दैट ही सॉ। एक बार समझते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। तो उसके लिए वी नीड टू हैव मेटल सरफेस। मैं इसको बहुत बड़ा बना रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन ये बहुत ही एक पतली सी शीट होती है मेटल। आई एम सेइंग मेटल सरफेस, ये मेटल नहीं है, मेटल सरफेस। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? जब तुम लाइट इंसिडेंट करा देते हो एक मेटल सरफेस, तो ये मान लो है एक मेटल का सरफेस। अब ये मेटल सरफेस है, तो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आई मीन कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो ऊपर ऊपर होंगे, जो कि हमेशा निकलने को तैयार बैठे रहते हैं। हमने इंसिडेंट करा दी एक लाइट, दिस इज द सन, और सन में से लाइट रेडिएशन हमने इससे इंसिडेंट करा। नाउ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए हमें ये मानना पड़ेगा कि ये जो लाइट रेडिएशन इस पे फॉल करती है, that light is falling in forms of wave packets, or we also call these wave packets as photons. इस लाइट को हमें बाइफरकेट करना पड़ेगा छोटे छोटे पार्टिकल्स में, and each of these particles will be called as photons. हम ऐसा मान के चलेंगे कि फोटोन बाय फोटोन आ रहा है, हम ऐसे नहीं मानेंगे कंटिन्यूअस वेव आ रही है, वो तो वेव नेचर हो गया। हम ऐसा मानेंगे कि लाइट कैसे आ रही है, पहले एक फोटोन आ गया, फिर दूसरा फोटोन, फोटोन फोटोन फोटोन, ऐसे फोटोन्स फायर कर रहे हैं सब। और ये जब फोटोन्स आएंगे, these photons will also have some energy. कोई भी जब पार्टिकल ट्रेवल कर रहा होता है उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। मान लो मैं ये मार्कर मारूं तुम्हारी तरफ, ठीक है, तो ये मार्कर जीरो एनर्जी के साथ तो कभी आ नहीं सकता, बिकॉज और कोई एनर्जी अगर नहीं भी होगी इसमें एटलीस्ट काइनेटिक एनर्जी तो होगी, बिकॉज अ मार्कर हैज सम मास, बिकॉज ऑफ दैट मास दिस मार्कर विल हैव सम काइनेटिक एनर्जी, मास एंड वेलोसिटी टुगेदर शुड गिव मी हाफ एम स्क्वायर माय काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो सारे फोटॉन्स आएंगे ऊपर से, they will have some energy, and this some energy that these particles will have is h into f. This is h into f, where my h is the Planck's constant. H is Planck's constant, and my f is equal to the frequency of the photon. ठीक है, और ये जो h की वैल्यू होती है वो भी लिख लो एक बार। h की वैल्यू इज इक्वल टू 6.626 into 10 raised to the power minus 30. Okay, h की वैल्यू is 6.626 into 10 raised to minus 34, और यूनिट्स क्या होंगी h की? I know my h is equal to energy upon frequency. That means h equal to energy by frequency. Energy is joules, frequency is 1 second. So इसका unit should be second. So h is equal to 6.626 into 10 to the minus 34 joule. Okay. All good so far. एक बार मेरे को thumbs up दे दो if everything is okay. समझ आ रहा है ना? All right. Now अब लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुई, मैंने ऐसे लाइट बेसिकली फोटॉन्स इंसिडेंट हुए यहाँ पे। फोटॉन्स जब इंसिडेंट होंगे, अब फोटॉन्स क्योंकि एनर्जी है तो वो एनर्जी सप्लाई करेंगे, जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, जो भी चीज होगी उसको इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी सप्लाई करेंगे। और यहाँ पे मान लो ऊपर ऊपर अपने बैठे हैं जी इलेक्ट्रॉन, छोटे छोटे ऐसे इलेक्ट्रॉन,
यहाँ पे ई एनर्जी के साथ आया ये वाला फोटो, और उस ई एनर्जी के फोटो ने अपनी ई एनर्जी इस वाले इलेक्ट्रॉन को दे दी। लेट्स इमेजिन इसको दे दी, अब इसकी एनर्जी कितनी होगी? Once again, we will have to come back to 12th class, chapter number 1. 12th class, chapter number 1 was electric charges and fields. Electric charges और fields में मैंने एक टॉपिक पढ़ा था कि यार जब मैं कोई प्लास्टिक कॉर्क को रब करता हूँ तो उसके बाद the electron will jump from the plastic to the silk cloth or the silk cloth to the plastic. This will depend upon a term called as work function. Now, what is work function? Work function is the amount of energy required to take out a valence electron out of a material. Similarly, ये भी एक metal surface है और metal surface के पास electrons हैं. इस electron को बाहर निकालने के लिए जो minimum energy चाहिए उसको मैं बोलता हूँ work function. And this work function is denoted by this symbol. अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं. नॉर्मली ये जो वर्क फंक्शन होता है ये एनर्जी होता है, तो इसकी यूनिट्स क्या होंगी? जूल्स. इसकी जूल्स यूनिट होंगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम इसकी यूनिट्स क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 1 electron volt is, you might be knowing this, 1 electron volt would be equal to 1 into E की वैल्यू, चैप्टर नंबर 1. E की वैल्यू is 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb, and this is equal to 1.6 into 10 raised to the power minus 19 joules. So basically, 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 raised to the power minus 19 joules. Work function हम normally calculate करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यूनिट्स. अब तुम सोचो देखो, लेट्स से ये जो मटेरियल है मेटल सरफेस है, इसका वर्क फंक्शन is equal to 3 इलेक्ट्रॉन. ये मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमारा ऊपर से फोटोन आया, और जो फोटोन आया उसकी एनर्जी वाज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो क्या कभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा? नो, राइट. कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसमें नहीं होगा, बिकॉज इसको कम से कम वर्क फंक्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to take an electron out of the metal surface. Minimum, कम से कम चाहिए थी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ऊपर से जो एनर्जी आई मेरे पास वो थी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देने का ये वाला इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा वाइब्रेट करने लग जाएगा अंदर ही अंदर, लेकिन बाहर नहीं जा पाएगा क्योंकि भाई इसके वर्क फंक्शन से अभी तुम्हारी एनर्जी कम है. So we will say energy is less than the work function. That is why there will be no photoelectric effect. लेकिन अगर इसकी एनर्जी 3 या फिर 3 से ज्यादा होगी, लेट्स से ये जो फोटोन ऊपर से आया इसकी एनर्जी वाज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. If the energy of the photon is 5 electron volt, then there is a possibility. अब it is quite probable कि यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देगी, यहां से एस्केप कर. और ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से एस्केप करके बाहर निकल के जाएगा उसको फोटो इलेक्ट्रॉन. एंड दिस प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके बाहर निकल के जाएगा उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक. So this process where we take out an electron from the surface of a metal by incidenting a light on the metal surface is called photoelectric effect. तुम्हारे पास 2-3 मिनट है, you can note it down. So photoelectric effect is the process in which we take out an electron out of a metal surface by incidenting a light photon on it. Okay, Twinkle, you have a question, right? सर वो हमारे इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन था 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो सर हमने एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की प्रोवाइड की थी, तो वो
पूरी एनर्जी लेके जाएगा या फिर ओनली 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही लेके जाएगा? Oh. So first of all, the question is, इसका वर्क फंक्शन है 3 इलेक्ट्रॉन। वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या है कि this electron needs a minimum of 3 electron volt to go outside of this metal surface, लेकिन हमने दे दिया इसको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि ये कितनी एनर्जी लेके बाहर जाएगा, या 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेके बाहर चला जाएगा, कितनी एनर्जी लेके ही बाहर चला जाएगा। So first of all, just to surprise you, I want to clarify कि मैंने वर्ड बोला था कि जब 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां से एनर्जी आएगा ना, then there is a probability that this electron might go out। पक्का नहीं पता अभी, it's quite possible कि हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन अभी भी ना निकले। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट छोड़ो, मान लो तुमने इसको दे दिया 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका वर्क फंक्शन था 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऊपर से तुमने दे दिया 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी भी ऐसा हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन शायद बाहर ना निकले। और ये इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों नहीं निकलेगा? बिकॉज जब तुमने इसको एनर्जी देनी स्टार्ट की, क्योंकि मेटल सरफेस में कुछ भी हो सकता है, ये तुमने इसको एनर्जी देनी स्टार्ट की, लेट्स से उसकी एनर्जी बदली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट हुआ, उसने एनर्जी अपनी इसको ट्रांसफर कर दी, इसको ट्रांसफर कर दी, इसको ट्रांसफर कर दी। अब ये आ गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे, ये भी आ गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे, ये भी आ गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तुमने दिया था 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ऐसे 50 इलेक्ट्रॉन्स है जिनके पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ गई। अब तुम्हारी सारी की सारी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स खा गए, लेकिन इनमें से कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। सो इट्स क्वाइट पॉसिबल, इसको तुम नोट की तरह लिख लेना नीचे कि प्रोबेबिलिटी होती है ना, वी से कि इलेक्ट्रॉन बाहर कब निकलेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा, व्हेन माय एनर्जी सप्लाई इज ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन। When energy supplied is greater than the work function, then we say photoelectric effect might happen. Okay, this is not certain कि photoelectric effect होगा। When energy supplied is greater than the work function, in that case, photoelectric effect, you write this in capital letters, photoelectric effect might happen। Guarantee नहीं। And now coming back to your question is कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कितनी एनर्जी लेके बाहर है। तो हम एक आइडल केस लेते हैं जिसमें ये जो इलेक्ट्रॉन है तो किसी आसपास के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी अपनी सप्लाई नहीं करे। मान लो यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है और इसको चाहिए थी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका वर्क फंक्शन वाज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इज इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इस इलेक्ट्रॉन का ये सरफेस पे बैठे जो बाहर जंप मार के जाए, तो ऊपर से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है और वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन पे पड़ेगी। अब इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है? 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसके पास एनर्जी है, जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी तो लग जाएगी इसको जंप मारने। जंप मारने में कुछ एनर्जी लगेगी ना, क्योंकि इसको पूरे की पूरे मेटल सरफेस ने पकड़ रखा है। मान के देखो तुम एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तुम एक इलेक्ट्रॉन हो और तुम आउटर मोस्ट शेल में, और जिस भी एटम के साथ तुम हो तो वो एटम के अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का मतलब बहुत ज्यादा उसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो वो न्यूक्लियस तुम्हें अपनी तरफ खींच रहा है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो न्यूक्लियस नहीं चाहता कि तुम छोड़ के जाओ। तो इसीलिए उस इलेक्ट्रॉन से, उस एटम से बाहर निकलने के लिए तुम्हें कुछ एनर्जी चाहिए, और उस एनर्जी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। एज सिंपल एज दैट, राइट? सो देयर इज अ न्यूक्लियस इन बिटवीन, और यहाँ पे तुम हो इलेक्ट्रॉन। अब इस न्यूक्लियस ने तुमको पकड़ के रखा है। अब अगर तुम्हें बाहर जाना है तो तुम्हें कुछ एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी होती है वर्क फंक्शन। तो तुम्हारे पास आई थी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी तो तुम्हें जंप मारने में निकल जाएगी। जंप मारने में तुम्हारी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकल गई, और बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी तुम्हारे पास बच गई, दैट विल बिकम योर काइनेटिक एनर्जी। ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इट विल हैव सम काइनेटिक एनर्जी। जो उसके पास एनर्जी थोड़ी सी बच गई, उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी।
और इस केस में इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। And this 2 electron volt is the maximum amount of kinetic energy जो इसके पास हो सकती है। हो सकता है इसकी एनर्जी जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, हो सकता है इसकी एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से थोड़ी सी कम हो। ये कैसे होगा? मान लो ऊपर से आई 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊपर से आई, इसको चाहिए थी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब ऊपर से आई, इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ट्रांसफर कर दी यहाँ किसी और इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर कर दी, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको बाहर निकलने में लग जाएगा। तो जब ये बाहर निकलेगा, it will go out with an energy which is equal to kinetic energy is equal to 1 electron. So you will always see a situation, सबसे पहले तो क्या होगा, ऊपर से कितनी एनर्जी है, ऊपर से कितनी एनर्जी है, फिर उसके बाद वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन कितना, और उसके बाद कितनी एनर्जी तुमने वेस्ट कर दी। वेस्ट कर दी का मतलब इसको बांट दी, उसको बांट दी, फिर उसके बाद फाइनली जो भी बचती वो होती है तुम्हारी काइनेटिक। तो अपने वाले केस में क्या हुआ, ऊपर से जो मेरे पास एनर्जी आई दैट वाज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसमें से मेरा वर्क फंक्शन कितना था 3, मेरे को जंप मारने के लिए कितना चाहिए था 1, और मैंने वेस्ट कितनी कर दी, यहां पे मैंने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको मार दिया, और मैं बाहर कितनी एनर्जी के साथ निकल जाऊंगा 1। So 3 plus 1 plus 1 should give me equal to 5. अगर मान लो मैं यहाँ पे 0.5 एनर्जी वेस्ट कर देता, लेट्स से ऊपर से मेरे पास आती 5, 3 मेरे को चाहिए थे बाहर निकलने के लिए, 0.5 मैंने इधर उधर बांट दी, और मेरी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 1.5। लेकिन अगर मैं बिल्कुल भी एनर्जी वेस्ट ना करूं, अगर मैं बिल्कुल भी एनर्जी वेस्ट ना करूं, तो उस केस में माय काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम। दैट मींस 5 मेरे पास आई, 3 मेरे को चाहिए थी जंप मारने के लिए, और मैंने वेस्ट बिल्कुल नहीं की, मैंने किसी और को बांटी नहीं एनर्जी, तो उस केस में माय काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम व्हिच इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। So you can also say photoelectric effect means kinetic energy, जो photoelectron निकला है, this photoelectron ये जो निकला है, इसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। ये जो काइनेटिक एनर्जी है, the maximum value of this kinetic energy will be equal to energy of the photon minus the work function. Okay, mind you, this is not kinetic energy, this is kinetic energy maximum. और बहुत सारी काइनेटिक एनर्जीज हो सकती हैं, जो भी पार्टिकल्स निकलेंगे अलग अलग काइनेटिक एनर्जी के साथ निकल सकते हैं, लेकिन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वुड बी इक्वल टू जितनी एनर्जी हमने सप्लाई की हो, जितनी निकलने में लग गई वर्क फंक्शन हो, जो एनर्जी बच गई दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ माय काइनेटिक एनर्जी। एंड ये जो एनर्जी हमने सप्लाई की द बिगिनिंग, एनर्जी जो हमने सप्लाई की प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। तो इसको तुम ये भी लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल, अब मैं एनर्जी को लिख रहा हूं प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी माइनस वर्क फंक्शन। एंड जस्ट वन लास्ट फॉर्म ऑफ द सेम इक्वेशन, फ्रीक्वेंसी को तुम क्या लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी को तुम लिख सकते हो c by lambda, where c is the speed of light, lambda is the wavelength of light. तो सेम फॉर्मूला को मैं ये भी लिख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू h, फ्रीक्वेंसी की जगह मैं लिख रहा हूं c by lambda माइनस yes, Twinkle, did I answer your question?
All right. Okay, you have 5 minutes now. Please note it down, or अगर कोई question है, you can ask me now. Okay, so this was ये जो equation निकल के आई ना हमारे पास, इस equation को हम बोलते हैं kinetic energy maximum is equal to energy of the photon minus work function. ये exactly वही situation है जो आइंस्टाइन के सामने आई थी. आइंस्टाइन के सामने जब ये equation आई, so he said kinetic energy maximum is equal to energy minus phi, or this could also be Planck's constant into frequency minus phi, or this could also be hc by lambda minus phi. And any of these things, ये अलग-अलग तरीके हैं सेम चीज को लिखने के, पर इसको हम बोलते हैं called Einstein's photoelectric called Einstein's photoelectric equation. And the exact experiment जो उन्होंने exact experiment conduct किया था इसको calculate करने के लिए उन्होंने क्या किया था? So he basically took a surface. यहाँ पे एक metal की ना उन्होंने surface ले लिया. So he took a metal surface like this, और उस metal surface के साथ उन्होंने एक और यहाँ पे एक मान लो सर्किट बना लिया. यहाँ पे मैं एक एमीटर लगा रहा हूँ. एमीटर मींस व्हाट? एमीटर डिटेक्ट करता है कि तुम्हारा करंट पास कर रहा है या नहीं किसी चीज में. और ये मेरी कॉपर की वायर है, ये भी मेरी कॉपर की वायर है. यहाँ पे कुछ मैंने बैटरी नहीं लगाई ना, ये 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट ये कुछ भी नहीं है, बस बैटरी कुछ नहीं है, बस एक कॉपर की वायर है. और यहाँ पे ये सर्किट ऐसे कंप्लीट हो नहीं रहा, मतलब कि इसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहा. कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहा मतलब क्या है? कोई भी करंट इस वायर में से फ्लो नहीं कर रहा. करंट वायर में से फ्लो नहीं करने का मतलब क्या है? एमीटर कितनी रीडिंग शो करेगा? 0. एमीटर क्या होता है? एमीटर इज अ डिवाइस जो कि मेजर करता है किसी तार में से कितना करंट जा रहा है. अभी हमने क्या किया? सिर्फ एक मेटल सरफेस लिया. यहाँ पे एक मेटल सरफेस लिया और यहाँ पे एक शीट ली जिसको हम बोलते हैं डिटेक्टर. So this is the metal surface and this is detector. डिटेक्टर क्या करते हैं? देखता है कि कोई इलेक्ट्रॉन आया कि नहीं. अभी एज ऑफ नाउ इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा क्योंकि मेटल सरफेस है और सामने डिटेक्टर है. कुछ हुआ नहीं तो क्यों ही कुछ आएगा. लेट्स से मेरे पास एक मेटल सरफेस है, मान लो मेरा फोन फिलहाल किसी मेटल का बना हो. सामने मैं यहाँ पे डिटेक्टर लगा दूं तो डिटेक्टर में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा क्योंकि कुछ किया ही नहीं है. कोई सर्किट नहीं लगाया, कोई फील्ड नहीं लगाया, कोई बैटरी नहीं लगाई, तो डिटेक्टर के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा. तो इस तार में से कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा. एमीटर की रीडिंग हो जाएगी 0. उसके बाद आइंस्टाइन ने क्या किया? यहां से एक टॉर्च लाइट ले गया. ये एक टॉर्च लाइट है, वहां से ऐसे लाइट निकली और ये लाइट की जो रेडिएशन है उन्होंने इस पे इंसिडेंट किया. जैसे टॉर्च लाइट उन्होंने इस मेटल सरफेस पे इंसिडेंट कराई, he realized after some time एमीटर में थोड़ी सी रेडी तक स्टार्ट हुई. The needle started deflecting. इसका मतलब क्या हुआ? टॉर्च लाइट इंसिडेंट कराने पे there are some electrons which started flowing through this wire. और वो इलेक्ट्रॉन्स आए कहां से? That electrons came from the photoelectric. So what exactly happened was, हम पूरी की पूरी सिचुएशन समझते हैं with the help of a very small video. So I will just mute the video. ठीक है, मैं वीडियो को म्यूट कर दूंगा. I will keep on speaking. So photoelectric effect में exactly Einstein ने किया गया. We'll try to understand what exactly he did. So before that, let me. Okay, ये जो अभी डायग्राम पूरी मैंने बोर्ड में बनाई है. So I would be just explaining this to you once again. उसी तरह से ये मेटल सरफेस है. ये जो बड़ी वाली स्लैब है, this is the metal surface. और सामने ये जो छोटा वाला ग्रीन तुम्हें दिख रहा है गोल गोल, this is the detector. ऊपर से सन की लाइट है, टॉर्च की लाइट है, बल्ब की लाइट है, तुम कोई भी लाइट ले सकते हो. बेसिकली तुम्हें एक लाइट की रेडिएशन चाहिए. And when this light will strike the metal surface, what will happen is
या मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, और वो इलेक्ट्रॉन जब मेटल सरफेस में से निकल जाएंगे, दे विल बी पासिंग थ्रू द वायर, वो डिटेक्टर के पास जाएंगे, और डिटेक्टर के बाद वो वायर में फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। जब वो इलेक्ट्रॉन्स वायर में फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे, देन यू विल सी द नीडल ऑफ द एमिटर वो थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये नीचे एक बैटरी है जिसका फिलहाल कोई रोल नहीं है, ये बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे एज ऑफ नाउ इसका कोई भी रोल। ओके जी, चलो अभी हम अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इवैक्यूएटेड गैस चैम्बर, आई विल जस्ट पॉज द वीडियो फॉर अ सेकंड। इवैक्यूएटेड गैस चैम्बर का मतलब क्या है कि कहीं और से किसी और चीज के इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे। अगर मान लो एयर होती है यहाँ पे, तो फिर हम बोल सकते थे ना कि भाई एयर के इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या फिर कोई नाइट्रोजन ऑक्सीजन होती है, हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए। इवैक्यूएटेड गैस चैम्बर का मतलब है कि वहां पे वैक्यूम है, किसी और चीज के इलेक्ट्रॉन्स वहां पे नहीं आ सकते, सिर्फ ये मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स ही वहां पे आ सकते। And then we did this. अभी लाइट ने फॉल करना स्टार्ट किया मेटल सरफेस। जब लाइट मेटल सरफेस पे फॉल करेगी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से we'll have some electrons in the wire, और वो इलेक्ट्रॉन्स जब वायर में से, अब ये बैटरी क्या करेगी, एक्सेलरेट कर देगी, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स एमिटर के थ्रू पास होंगे, एमिटर की नीडल थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर जाएगी। इसका मतलब यहां से क्या डिड्यूस होता है कि जब भी कोई लाइट मेटल के सरफेस पे फॉल होती है, देन वी हैव सम इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउट ऑफ दैट मेटल सरफेस, और इसी इफेक्ट को मैं बोलता हूं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। Okay, more intense light causes more electron emission. So this is what photoelectric effect is. The photoelectric effect in a nutshell is these three equations. Kinetic energy maximum is equal to energy minus the work function, or kinetic energy maximum is equal to Planck's constant into frequency minus the work function, or kinetic energy maximum is equal to Planck's constant into c by lambda minus work function, and all these equations are called Einstein's photoelectric equation. और यहीं से मेरे पास एक बहुत ही एक टर्म निकल के आती है। मान लो वर्क फंक्शन है मेरा, लेट्स से माय वर्क फंक्शन इज 2 इलेक्ट्रॉन। मेरा एक वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन, और मैंने इस पे कोई लाइट इंसिडेंट करा, इस पे लाइट इंसिडेंट करा दी, और जो लाइट इंसिडेंट कर रही है उसकी एनर्जी कितनी आ रही है मेरी, मैक्सिमम 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So if energy is 1.5 electron volt, my work function was 2 electron volt, मतलब कि अभी कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर नहीं निकलेगा, मेटल सरफेस से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि एनर्जी कम है वर्क फंक्शन से। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी एनर्जी थोड़ी थोड़ी सी इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे। और हम एनर्जी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, एच एफ की, एच तो कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 × 10⁻34 जूल सेकंड, तो मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर सकता हूं। फ्रीक्वेंसी को मैं बढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, आई विल कीप ऑन इंक्रीजिंग माय फ्रीक्वेंसी। एक ऐसी स्टेज पे ले आऊंगा मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते बढ़ाते दैट माय एनर्जी विल बिकम इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वो जो फ्रीक्वेंसी होगी
जहां पे this energy becomes equal to the work function, उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी करेंगे तब तो इलेक्ट्रॉन निकल ही जाएगा बाहर, लेकिन this minimum value of frequency which we have to take out an electron from a metal surface is called threshold frequency. I'll repeat once again. मेरा वर्क फंक्शन था 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेरा जो HF था that was 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं चाहता था कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, तो मैं क्या करता हूँ, फ्रीक्वेंसी बढ़ानी स्टार्ट करता हूँ। I'll increase my frequency ताकि मेरी एनर्जी बन जाए 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 and finally एक केस होगा जब HF will become equal to 2 electron volt, that means my H into F would be equal to work function। जब ये वाला केस होगा तो इस केस में ये जो फ्रीक्वेंसी आती है which is equal to work function by h, इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं, this frequency is called threshold। threshold frequency। I hope this is clear. Please give me a thumbs up. Threshold frequency क्या होती है? You can please note it down. Threshold frequency is the minimum value of frequency at which a light will be able, the minimum value of frequency at which a light will be able to take out an electron from a metal surface is called threshold frequency. The minimum value of frequency at which a light will be able to take out an electron from the metal surface is called threshold frequency। और threshold frequency कैलकुलेट कैसे करते हैं? मेरे को पता है threshold frequency तब होगी when HF, that means energy, will become equal to my work function, and when HF becomes equal to the work function, in that case my frequency will be equal to work function divided by Planck's constant. This is called threshold frequency। Similarly, just like we have threshold frequency, we also have another term which we call it as threshold wavelength। After threshold wavelength, we have, after threshold frequency, we have threshold wavelength। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो आइंस्टाइन ने हमें फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दी, he said kinetic energy maximum is equal to energy minus work function। एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ h into f, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ h c by lambda। तो once again मान लो इसका वर्क फंक्शन था 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो हमने एनर्जी सप्लाई की वो एनर्जी थी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी कम है वर्क फंक्शन से, तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, एनर्जी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। एनर्जी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं मतलब ये पूरी टर्म को हम हाई करने की कोशिश करते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट है, बदलेगा नहीं। सी स्पीड ऑफ लाइट है, नहीं बदलेगी। लैम्डा, लैम्डा को बदल सकते हैं। हमें ये पूरे के पूरे फैक्टर को ज्यादा करना है। सो टू मेक इट लार्जर, लैम्डा मेरे को कम करना पड़ेगा, लैम्डा कम करना पड़ेगा। ये एनर्जी इस पूरी लाइट की एनर्जी कम है, इसका मतलब एज ऑफ नाउ लैम्डा बहुत ज्यादा होगा, लैम्डा बहुत बड़ा होगा। उस बड़े लैम्डा की वजह से ये एनर्जी थोड़ी सी कम पड़ रही है, तो मैं लैम्डा को छोटा करना स्टार्ट करूंगा। आई कीप ऑन डिक्रीजिंग माय लैम्डा, थोड़ा छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा। द पॉइंट विल कम जहां पे मेरी वेवलेंथ इतनी ज्यादा कम हो जाएगी that this value hc by lambda will become equal to the work function। तो इस केस में my lambda will be equal to hc by pi,
और इस लैम्डा को मैं बोलता हूं थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ। So basically threshold wavelength is the maximum value, mark my words very carefully, threshold wavelength is the maximum value of lambda jahan pe a light wave is able to take out an electron from a metal surface. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में मैंने क्या बोला था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी जहां पे लाइट विल टेक इलेक्ट्रॉन। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में आई एम सेइंग इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ और ज्यादा छोटी होगी तो लाइट की एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल ही जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो वैल्यू है वेवलेंथ की उसको मैं बोलता हूं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इज दिस क्लियर? The difference between threshold frequency and wavelength. Please take a minute, note it down, और इसके बाद हम आज की क्लास का लास्ट टॉपिक करेंगे कि इंटेंसिटी क्या होती है, लाइट की इंटेंसिटी और उसका इफेक्ट क्या होता है। So the next topic is intensity of light. Intensity of light और उसके बाद intensity of light का effect on photoelectrons। ठीक है जी। तो मान लेते हैं यहां से जो लाइट आ रही है वो एक सेकंड में लेट्स से 5 फोटॉन्स आ रहे हैं। यहां से जो लाइट आ रही है सबके पास कुछ एनर्जी थी, वो एनर्जी को लिख लेता हूं मैं ई ई। जो ऊपर से लाइट आई मेरे पास उसके पास मान लेते हैं एक सेकंड में वी हैव 5 फोटॉन्स, और वो जो 5 फोटॉन्स इस पे स्ट्राइक करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेंगे। लेट्स से इस मेटल सरफेस का जो वर्क फंक्शन है, दैट वर्क फंक्शन इज स्मॉलर देन दिस एनर्जी ऑफ लाइट। तो वो 5 इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे बाहर निकालना स्टार्ट करते हैं। अब मैंने अगर लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाने का मतलब क्या है कि मैंने नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। किसी भी लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाने का मतलब क्या है, तुमने नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड को बढ़ा दिया। दिस इज जस्ट लाइक, मान लो तुम बाजार में से बल्ब ले किसी कलर का, ठीक है, तुम ग्रीन कलर का बल्ब ले बाजार में से, और ग्रीन कलर का बल्ब तुम्हें तो छोटा सा भी बल्ब आता है 5-6 वॉट का जो बल्ब आता है, और एक बड़ा सा बल्ब भी आता है ग्रीन कलर का, जो होटल्स के बाहर भी कभी कभी ग्रीन कलर का बल्ब लगा होता है। तो वो 100 वाट का ग्रीन कलर का बल्ब है और तुम्हारा 5 वाट का ग्रीन कलर का बल्ब है। तो जो लाइट की क्वालिटी है, लाइट की क्वालिटी तो बिल्कुल सेम है, लाइट की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम है, लाइट का लैम्डा एकदम सेम है, स्पीड ऑफ लाइट तो सेम होता ही होता है। मतलब तुम्हारा जो 5 वाट का छोटू बल्ब है यहाँ पे और यहाँ पे तुम्हारा बड़ा 100 वाट का बल्ब है, दोनों में फ्रीक्वेंसी लैम्डा और सी दोनों का सेम है, मतलब कि क्वालिटी ऑफ लाइट इज सेम। द ओनली डिफरेंस इज 5 वाट के बल्ब में जो फोटॉन्स निकल के आ रहे हैं एक सेकंड में वो कम निकल के आ रहे हैं, इसलिए लाइट की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम है। लेकिन 100 वाट के बल्ब में नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड कमिंग आउट आर लार्जर देन दिस वन। ठीक है, तो इस केस में मान लो हमने लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा दिया। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या है, एक सेकंड में पहले 5 फोटोन आ रहे थे, अब तुमने लाइट की इंटेंसिटी को डबल,
अब एक सेकंड में तुम्हारे कितने आ रहे हैं? 10 फोटोन। पहले 5 फोटोन्स आ रहे थे, अब एक सेकंड में यू हैव 10 फोटोन्स। अब क्योंकि एक सेकंड में 10 फोटोन निकल के आ रहे हैं, तो 10 फोटोन जब निकल के आएंगे, ये 10 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेंगे। पहले 5 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते थे पर सेकंड, अब हम 10 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल रहे हैं पर सेकंड। तो यहां पे एमिटर में मेरा क्या होगा? Number of electrons passing per second will become double, and number of electrons passing per second, that means current will become double. Current याद है ना क्या था? Current 10th क्लास में मैंने किया था, current is charge flowing per unit time. पहले जब कम इंटेंसिटी थी, charge flowing was 5 into 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb per second. तो मेरा एमिटर दिखा रहा था 5 into 1.6 10 to minus 19 एम्पियर। उसके बाद मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी, मैंने कर दिए 10 फोटॉन्स पर सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट आइटम शुड बी इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। अब हो गए 10 into 1.6 into 10 raised to the power minus 19 एम्पियर। अब ये एमिटर में जो रीडिंग आएगी वो डबल हो जाएगी। सो इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट में बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड विल इंक्रीज, एंड बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड इंक्रीज, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल आल्सो इंक्रीज। लेकिन काइनेटिक एनर्जी मैक्स will remain same. Kinetic energy maximum will remain same. ऐसा क्यों होगा? Because I know my kinetic energy maximum is equal to energy supplied minus 5. तो जब 5 फोटोन आ रहे थे, तो 5 फोटोन्स की एनर्जी कितनी थी? E. वर्क फंक्शन कितना था? 5. तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी आ गई? E minus 5. अब मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दिए। नंबर ऑफ फोटॉन्स तो बढ़ा दिए, लेकिन हर फोटोन की एनर्जी तो उतनी है ना। एक 5 वॉट का बल्ब है, एक 100 वॉट का बल्ब है। एक में से नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा निकल रहे हैं, एक में से नंबर ऑफ फोटोन कम निकल रहे हैं, लेकिन इन दोनों लाइट्स में फ्रीक्वेंसी लैम्डा सी तो सब कुछ सेम ही है ना। मतलब दोनों बल्ब्स में h into f तो सेम ही है ना। अगर दोनों का HF सेम है, तो दोनों का HF -5 भी तो सेम होगा, और HF -5 को ही तो हम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बोलते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दें। इसको कभी-कभी तो एक ग्राफ में पूछ लिया जाता है। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ अ मेटल सरफेस, एंड यहां पे यू हैव इंटेंसिटी of light. So if you see the effect of intensity on the maximum kinetic energy, you will see there is no. Kinetic energy maximum has no effect with increase or decrease in the intensity of light. This was the first lecture of chapter number 7, dual nature of radiation and matter.